मैं एक लॉ टीचर हूँ। मित्रों, सबसे पहले तो आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा। इसके पहले हमने जो वीडियो अपलोड किया था कुछ मिनटों के लिए, तो जो वीडियो एडिटिंग के लिए दिया गया था उसमें कुछ करेक्शन हो गया था, कुछ गलती हो गया, जैसे कुछ प्रश्नों के उत्तर गलत छप गए थे, जिसको सुधार के पूरा पुनः मैं आपको ये प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो दोस्तों देखिए, ये माइनर एक्ट का क्वेश्चन है, काफ़ी महत्वपूर्ण है और आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से भी ये काफ़ी आपके लिए मायने रखता है। तो दोस्तों देखिए, और इस क्वेश्चन को सही करके दोबारा आपके सामने इसको मैं भेज रहा हूँ। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 दे रहा है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत लोक प्राधिकारी की बाध्यताओं को किस धारा में बताया गया है। अंडर द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 द ऑब्लिगेशन ऑफ पब्लिक अथॉरिटी हैव बीन टोल्ड इन विच सेक्शन। देखते हैं ऑप्शन कौन कौन सा है। ऑप्शन नंबर 1 है सेक्शन 3, ऑप्शन नंबर 2 है सेक्शन 4, ऑप्शन नंबर 3 है सेक्शन 9 और ऑप्शन नंबर डी है सेक्शन 8। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर आप दीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सेक्शन 4 में सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत लोक प्राधिकारी की बाध्यताओं को बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुरोध का निपटारा 30 दिन के भीतर हो, सूचना उपलब्ध कराएगा, किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित है तो 48 घंटे के भीतर उपलब्ध कराई जाएगी। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के किस धारा में यह प्रावधान दिया गया है। डिस्पोजल ऑफ रिक्वेस्ट विल प्रोवाइड इंफॉर्मेशन विद इन 30 days रिलेटेड टू द लाइफ और liberty of a person, then it will be made available within 48 hours. Under which section of the Right to Information Act 2005 this provision is given? देखते हैं ऑप्शन कौन कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए है सेक्शन 9, ऑप्शन नंबर बी है सेक्शन 6, ऑप्शन नंबर सी है सेक्शन 5 एंड लास्ट है ऑप्शन नंबर डी सेक्शन 7। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सेक्शन 7। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आरटीआई एक्ट 2005 के किस धारा में केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी को परिभाषित किया गया है। इन विच सेक्शन ऑफ द आरटीआई एक्ट 2005 द सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर इज डिफाइंड। देखते हैं ऑप्शन कौन सा है। ऑप्शन नंबर 1 है सेक्शन 2D, ऑप्शन नंबर 2 है सेक्शन 2F, ऑप्शन नंबर सी है सेक्शन 2C एंड ऑप्शन नंबर डी है सेक्शन 2M। दीजिए इस प्रश्न का सही उत्तर। तो इसका सही उत्तर फ्लैश हो गया आपके स्क्रीन पे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सेक्शन 2C में केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी के बारे में बताया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, राज्य सूचना आयोग का गठन किस धारा के अंतर्गत किया जाएगा। अंडर विच सेक्शन विल बी स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन बी सेट अप आरटीआई एक्ट 2005। देखते हैं ऑप्शन कौन कौन से हैं। सेक्शन 12, सेक्शन 15, सेक्शन 17 एंड सेक्शन 20। तो ये आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो गया। इसका सही आंसर है सेक्शन 15। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सूचना अधिकार नियम 2012 के अंतर्गत आयोग को अपील कितने साल के अंदर करना होता है। ध्यान रखिएगा, ये सूचना अधिकार अधिनियम के बारे में प्रश्न नहीं है, ये सूचना अधिकार नियम 2012 का प्रश्न है। अंडर द राइट टू इंफॉर्मेशन रूल 2012 विद इन हाउ मेनी ईयर एन अपील आई हैज टू बी मेड टू द कमीशन। तो इसमें दे रहा है ऑप्शन 1 ईयर, ऑप्शन 2 दे रहा है 2 ईयर्स, ऑप्शन 3 दे रहा है 3 ईयर्स एंड ऑप्शन 4 दे रहा है 4 ईयर। तो इस प्रश्न का सही आंसर आप दीजिए। आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो गया ये ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार नियम 2012 के अंतर्गत रजिस्ट्रार को किस नियम में यहां धारा की जगह पर नियम पढ़ा जाए, किस नियम में परिभाषित किया गया है। अंडर विच सेक्शन द रजिस्ट्रार इज डिफाइंड अंडर द राइट टू इंफॉर्मेशन रूल 2012। देखिए ऑप्शन कौन कौन सा है। सेक्शन 2D, सेक्शन 2B, सेक्शन 2E एंड सेक्शन 2A। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो गया। सेक्शन 2D में सूचना का अधिकार नियम 1912 के सेक्शन 2D में रजिस्ट्रार को परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना के प्रकट किए जाने से छूट का प्रावधान किस धारा में दिया गया है।
अंडर विच सेक्शन इज द प्रोविजन ऑफ एग्जम्पशन फ्रॉम द डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन अंडर द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005? देखते हैं ऑप्शन कौन कौन सा है। सेक्शन 7, सेक्शन 8, सेक्शन 9 एंड सेक्शन 6। तो इस प्रश्न का सही आंसर आप दीजिए। यह आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो गया। सेक्शन 8 में दिया गया है सूचना प्रकट किए जाने से छूट का प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सूचना आयोग की शक्तियां और कृत्य आरटीआई एक्ट 2005 के किस धारा में बताया गया है? द पावर्स एंड फंक्शन ऑफ द इंफॉर्मेशन कमीशन आर मेंटेन्ड इन विच सेक्शन ऑफ द आरटीआई एक्ट 2005? देखते हैं ऑप्शन कौन कौन सा है। सेक्शन 18, सेक्शन 19, सेक्शन 20 एंड सेक्शन 17। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सेक्शन 18 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नियम बनाने की सक्षम प्राधिकारी की शक्ति आरटीआई एक्ट 2005 के किस धारा में दिया गया है? द पावर ऑफ द कंपेटेंट अथॉरिटी टू मेक रूल्स इज गिवन इन विच सेक्शन ऑफ द आरटीआई एक्ट 2005? तो इस प्रश्न का देखते हैं ऑप्शन कौन कौन सा है। सेक्शन 22, सेक्शन 24, सेक्शन 20 एंड सेक्शन 28। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इसका सही आंसर होगा सेक्शन 28। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है सद्भावना पूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण आरटीआई एक्ट 2005 के किस धारा में दिया गया है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है सेक्शन 24, सेक्शन 21, सेक्शन 28 एंड सेक्शन 23। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सेक्शन 21। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मानवाधिकार अधिनियम 1993 के अंतर्गत आर्म्ड फोर्स को किस धारा में परिभाषित किया गया है? अंडर द ह्यूमन राइट एक्ट 2019 अंडर विच सेक्शन इज द आर्म्ड फोर्स डिफाइंड? ऑप्शन है सेक्शन नंबर 2D, सेक्शन 2A, सेक्शन 2E एंड सेक्शन 2B। तो इस प्रश्न का सही आंसर है सेक्शन 2A में आर्म्ड फोर्स को परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मानवाधिकार पद की परिभाषा मानवाधिकार अधिनियम 1993 की किस धारा में किया गया है? ह्यूमन राइट एक्ट इज डिफाइंड इन विच सेक्शन ऑफ द ह्यूमन राइट एक्ट 1993? तो इसका देखिए ऑप्शन कौन कौन सा है। सेक्शन 2E, सेक्शन 2D, सेक्शन 2C एंड सेक्शन 2B। इसका ऑप्शन देखिए, इसका सही ऑप्शन होगा सेक्शन नंबर बी, यानी सेक्शन 2D। ये इंग्लिश का जो इसमें दिया गया है, इसमें ह्यूमन राइट एक्ट 2019 हो गया, इसको 1993 पढ़िएगा इसको, ये गलती से ये टाइप हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानवाधिकार न्यायालय के बारे में किस धारा में बताया गया है? इन विच सेक्शन इज द ह्यूमन राइट कोर्ट डिस्क्राइब इन ह्यूमन राइट एक्ट? इसमें भी 2019 हो गया है ना, इसका 1993 पढ़ा जाएगा। तो इसका इसमें दिया गया है सेक्शन 22, सेक्शन 29, सेक्शन 30, सेक्शन 20। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सेक्शन 30 में मानवाधिकार न्यायालय के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सशस्त्र बलों के बाबत प्रक्रिया मानवाधिकार अधिनियम 2019 के किस धारा में दिया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर देखते हैं क्या होगा। इन रिलेशन टू द आर्म्ड फोर्स द प्रोसीजर इज गिवन इन विच सेक्शन ऑफ द ह्यूमन राइट एक्ट 2019? ये बार बार 2019 जो आ रहा है, इसको 1993 पढ़िएगा। ह्यूमन राइट एक्ट 1993 है, ये गलती से छप गया है। दोस्तों, एक वीडियो बनाने में बहुत सारा वर्क करना पड़ता है। इसके लिए वीडियो एडिटिंग, ऑडियो एडिटिंग और तमाम चीज़ें जो इसमें करनी पड़ती हैं, और टाइप किसी और के द्वारा किया जाता है और इसको एडिट किसी और के द्वारा किया जाता है, तो कुछ माइनर कुछ गलतियां हो जाती हैं। तो उन दोस्तों को माइंड मत कीजिएगा, उस चीज़ को अपने स्तर से आप देखिएगा। तो दे रहा है कि सेक्शन 19, सेक्शन 31, सेक्शन 220 एंड सेक्शन 22। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा सेक्शन 19। सशस्त्र बलों के बाबत प्रक्रिया मानवाधिकार अधिनियम 1993 के सेक्शन 19 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विशेष लोक अभियोजक का वर्णन ह्यूमन राइट एक्ट के किस धारा में दिया गया है? तो विच सेक्शन ऑफ द ह्यूमन राइट एक्ट 2019 डिस्क्राइब्स द स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर? देखते हैं ऑप्शन कौन कौन सा है। सेक्शन 20, सेक्शन 31, सेक्शन 27 एंड सेक्शन 32। तो इसका सही आंसर आप देखिए, आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो गया। सेक्शन 32 में दिया गया है विशेष लोक अभियोजक, यानी कि स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बारे में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है किशोर न्याय बालकों की देखरेख अधिनियम 2015 की लागू तिथि क्या है?
व्हाट इज द एप्लीकेबल डेट ऑफ जुवेनाइल जस्टिस बॉय केयर एक्ट 2015? ऑप्शन है 15 जन 2016, 14 फेब 2018, 12 मार्च 2009, 14 जन 2016। तो इसका सही आंसर होगा 15 जन 2016। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जेजे एक्ट 2015 में बाल गृह की परिभाषा किस सेक्शन में दिया गया है? ऑप्शन है, देखते हैं। इन जेजे एक्ट 2015 द डेफिनेशन ऑफ बाल गृह हैज आल्सो कम इन विच सेक्शन? देखते हैं ऑप्शन कौन कौन सा है। ऑप्शन है सेक्शन 217, सेक्शन 214, सेक्शन 219 एंड सेक्शन 212। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो गया। इसका सही आंसर होगा सेक्शन 219। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किशोर न्याय बोर्ड की प्रक्रिया जेजे एक्ट 2015 के किस धारा में दिया गया है? द प्रोसीजर ऑफ जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड इज आल्सो गिवन इन विच सेक्शन ऑफ जेजे एक्ट 2015? देखते हैं ऑप्शन कौन कौन सा है। सेक्शन 4, सेक्शन 7, सेक्शन 5 एंड सेक्शन 9। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो गया। सेक्शन 7 में किशोर न्याय बोर्ड की प्रक्रिया को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जेजे एक्ट 2015 में संप्रेक्षण गृह का प्रावधान कहाँ दिया गया है? वेयर इज द प्रोविजन ऑफ ऑब्जर्वेशन होम इन जेजे एक्ट 2015? ऑप्शन इसका देख लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है सेक्शन 43, सेक्शन 48, सेक्शन 47 एंड सेक्शन 40। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सेक्शन 47 में संप्रेक्षण गृह का प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है। जेजे एक्ट 2015 में धारा 75 के अनुसार बालकों के प्रति क्रूरता का दंड दिया गया है। इसमें कितने दंड का निर्धारण किया गया है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 75 इन जेजे एक्ट 2015 क्रुएल्टी अगेंस्ट चिल्ड्रेन हैज बीन पनिश्ड। तो इसमें दिया गया है ए 3 ईयर इम्प्रिजमेंट और RS 1 लाख फाइन और बाथ, यानी कि 3 वर्ष कारावास या 1 लाख रुपया जुर्माना या दोनों। ऑप्शन नंबर बी दे रहा है कि 2 वर्ष कारावास या 1 लाख रुपया जुर्माना या दोनों, यानी कि 2 ईयर्स इम्प्रिजमेंट और RS 1 लाख फाइन और बाथ। ऑप्शन नंबर सी दे रहा है 1 वर्ष कारावास या 2 लाख रुपया जुर्माना, 1 ईयर इम्प्रिजमेंट और RS 1 लाख फाइन। ऑप्शन नंबर डी है 5 वर्ष कारावास या 1 लाख जुर्माना या दोनों, यानी कि 5 ईयर इम्प्रिजमेंट और RS 1 लाख फाइन और वाद। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 3 ईयर्स इम्प्रिजमेंट और RS 1 लाख फाइन और बात दोनों, यानी कि 3 वर्ष कारावास और 1 लाख रुपया जुर्माना के दंड से दंडनीय किया जाता है। बालकों के प्रति क्रूरता का ये दंड दिया गया है धारा 75 में, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के धारा 75 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रेल परिसर अथवा कतिपय स्थानों में भीख मांगने वाले बालकों का नियोजन के लिए 5 वर्ष कारावास व 1 लाख रुपया जुर्माने के दंड का प्रावधान है। यह जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के किस धारा में वर्णित है? देयर इज ए प्रोविजन ऑफ पेनल्टी ऑफ 5 ईयर इम्प्रिजमेंट एंड फाइन ऑफ RS 1 लाख फॉर द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन वेगिंग इन रेलवे प्रेमिसेस इन विच सेक्शन ऑफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015? ऑप्शन देखिए कौन कौन सा है। ऑप्शन नंबर है सेक्शन 76, ऑप्शन नंबर बी है सेक्शन 75, ऑप्शन नंबर सी है सेक्शन 74 एंड ऑप्शन नंबर डी है 79। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो गया। इसका सही ऑप्शन है सेक्शन 76 में जो है भीख मांगने वाले बालकों के नियोजन के लिए दंड का प्रोविजन दिया गया है। जेजे एक्ट की धारा 76, 77 एंड 79 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लीजिएगा। ये तीनों में से एक क्वेश्चन मेरे ख्याल से प्रश्न में आपके पेपर में जरूर पूछे जाएंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टीपी एक्ट यानी कि तंबाकू प्रिवेंशन एक्ट 2003 में सिगरेट को कहां परिभाषित किया गया था? ये 2-4 क्वेश्चन गलत हो गया था पहले, इसको सुधार करके और दोबारा हम इसको रिकॉर्ड करके दे रहे हैं। ये जो है एडिटर के द्वारा गलती की गई थी। वेयर इज द सिगरेट डिफाइंड इन द टीपी एक्ट 2003? तो देखिए ऑप्शन कौन कौन सा है। सेक्शन 3 के, सेक्शन 2 के, सेक्शन 2N एंड सेक्शन 3B। तो इसका सही ऑप्शन आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो गया। इसका सही आंसर होगा सेक्शन 3B में जो है सिगरेट को परिभाषित किया गया था। तो दोस्तों जैसा कि हम सामान्यतः देखते हैं कि सेक्शन 2 में ही
परिभाषाओं के बारे में, किस कोई भी एक्ट हो या रूल हो उसमें सेक्शन 2 में ही परिभाषाओं के बारे में दिया जाता है। लेकिन ये तंबाकू प्रिवेंशन एक्ट जो है इसमें धारा 3 में जो है परिभाषाओं के बारे में दिया गया था। तो इसके लिए आप डिस्टर्ब मत होइएगा, सेक्शन 3B में दिया गया है, सिगरेट की परिभाषा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तंबाकू प्रिवेंशन एक्ट 2003 के अनुसार धारा 21 के अनुसार कतिपय स्थानों पर धूम्रपान के लिए दंड, इनमें कितने दंड का प्रावधान है? अकॉर्डिंग टू द तंबाकू प्रिवेंशन एक्ट 2003, अकॉर्डिंग सेक्शन 18, द पनिशमेंट फॉर स्मोकिंग इन सर्टेन प्लेसेस इज। कतिपय स्थानों पे का मतलब हो गया कि कहीं भी जो सार्वजनिक प्लेस हैं, जिसमें अपना हम लोग का रेलवे स्टेशन भी आता है, जिसके अंतर्गत हम लोग इम्पावर्ड है कार इन पर जो है टीपी एक्ट की तरह कार्रवाई करने के लिए। तो इसमें कितना अधिकतम कितना दंड लगाया, ये प्रश्न आता है कि अधिकतम रेल परिसर में धूम्रपान करते हुए अगर पाए जाते हैं तो अधिकतम कितना दंड लगाया जाएगा। तो देखते हैं, हमारे रेलवे एक्ट में 167 में 100 रुपये का जो अधिकतम दंड है, लेकिन इसमें जो है इस धारा के मायने में हम 200 रुपये का मैक्सिमम पेनल्टी लगाया जाता है। देखते हैं ऑप्शन कौन सा, RS 100, RS 200, RS 500, RS 1000। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो गया, RS 2000 का जुर्माना लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 के अंतर्गत औषधीय कैनबिस का परिभाषा किस धारा में दिया गया है? ऑन द डेफिनेशन ऑफ मेडिसिन कैनबिस इज गिवन अंडर द नार्कोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 2003। यहाँ 2003 नहीं, 1985 होगा, वो गलती से छप गया है। देखिए सेक्शन 10, सेक्शन 11, सेक्शन 12, सेक्शन 13। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सेक्शन 12। सेक्शन 12 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और इस प्रश्न का इसका लास्ट क्वेश्चन है, रेल परिसर में एनडीपीएस एक्ट में अधिग्रहण और गिरफ्तारी की शक्ति एक्ट 1985 के किस धारा में दिया गया है? यानी कि कहने का मतलब है कि एनडीपीएस एक्ट 1985 के किस धारा में अधिग्रहण और गिरफ्तारी की शक्ति दी गई है? रेल परिसर में या कतिपय स्थानों में इसको पढ़ सकते हैं। इन विच सेक्शन ऑफ द एनडीपीएस एक्ट 1985 इज गिवन द पावर टू टेक ओवर एंड अरेस्ट द रेलवे प्रेमिसेस। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा, सेक्शन 43, सेक्शन 45, सेक्शन 50 एंड लास्ट वन है सेक्शन 67। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सेक्शन 43 में रेल परिसर में या किसी भी कतिपय स्थान पे अगर अधिग्रहण और गिरफ्तारी की शक्ति जो है एनडीपीएस एक्ट 1985 के अंतर्गत दिया गया है। तो दोस्तों ये रही हमारी आज की वीडियो। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, ये अभी हमने एक शुरुआत किया है और वीडियो को बनाने में, अपलोड करने में बहुत सारा वर्क लगता है। तो कहीं कहीं अगर माइनर मिस्टेक होता है तो आपके सुझाव मिलते हैं, जिससे हमको बड़ी ही खुशी होती है और कि आप हमें आगाह करते हैं इन सब चीज़ों के बारे में। तो इस तरह के इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों ये वीडियो थोड़ा सा एडिटर के द्वारा गलत कर दिया गया था, जिसको कि सुधार करके पुनः मैं डाल रहा हूं। तो इस पे आपके कमेंट और आपका एप्रिसिएशन बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको किसी नए टॉपिक पे बात करते हैं। जय हिंद दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा।